My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के 4 पॉइंट्स। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कब माना जाता है, उसके 4 पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से जब हम मेडिसिन देते हैं, रेमेडी देते हैं, जब कोई पेशेंट अपनी जो प्रॉब्लम लेकर आया है और हम एक क्या करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पर जब हम टोटलिटी करके एक रेमेडी देते हैं और वो रेमेडी क्योर कर रही है उस डिजीज को, जो भी प्रॉब्लम एक पेशेंट लेकर आया था, तो हम कब मानते हैं कि वो क्योर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप डिफरेंस क्या होता है क्योर और रिकवरी में, ये पहले आप वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में इसको शेयर कर दूंगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी पहले आप इन दोनों के डिफरेंस देख लेना कि क्योर और रिकवरी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे भी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की बात करा गया है। देखो, जो हेरिंग्स थे वो क्या है, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्योर में बोला कि 4 पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे कि जब हम एक मेडिसिन देंगे वो क्योर कब माना जाएगा, वो डिजीज कब जड़ से खत्म हो रही है, उसके सिम्टम कब वापस नहीं आएंगे, जब वो क्योर कैसे हो रहा होगा, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड हो रहा होगा। सेकेंड पॉइंट में बोला कि विद इन आउटवर्ड हो रहा होगा। और थर्ड पॉइंट फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा, और इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है। अब इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बोर्ड पे मैं आपको अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को समझाती हूँ, आप एक बार अच्छे से समझ लो, फिर आपको इससे शॉर्ट नोट हो या वाइवा में हो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो अब आप बोर्ड पर देखो इसको। जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, इसको और किस नाम से जाना जाता है कि द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर, कि क्योर हो रहा है उसकी क्या क्या डायरेक्शन होंगे, किस तरीके से पता चलेगा वो बीमारी क्योर की तरफ बढ़ रही है, क्योर हो रही है। ठीक है, तो ये किसने दिया था ये लॉ, डॉक्टर हेरिंग, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ही ये लॉ बेस्ड है। और हेरिंग कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, जो कि आपको बता दिया। तो देखो, क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम, पहला पॉइंट क्या है, अबव डाउनवर्ड। इसके कहने का मतलब क्या है कि उस बीमारी में जो भी हमने मेडिसिन दी है पेशेंट को, उसके सिम्टम क्या होंगे, कि सिम्टम क्या होने चाहिए, एनहिलेशन ऑफ सिम्टम, मतलब कि वो सिम्टम जड़ से खत्म होने चाहिए। और किस तरीके से, प्रॉक्सिमल एनाटॉमिकल पार्ट, जो हमारी बॉडी का प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट से किस तरफ जाना चाहिए, वो डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट। इसमें कहने का मतलब क्या है, देखो, जो हमारी बॉडी है, जो ट्रंक है, उसके जो क्लोज में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो हमारी जो सेंटर से जो ट्रंक से दूर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्टल पार्ट, डिस्टल एनाटॉमिकल पार्ट। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझो कि जो हमारा सेंटर है, जो बॉडी है, उसके पास में क्या है, शोल्डर होता है पास में। ठीक है, अपर लिम्ब में देखें तो शोल्डर पास में होता है, एल्बो क्या होता है, थोड़ा दूर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू एल्बो, जस्ट लाइक दैट एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट और हिप इज प्रॉक्सिमल टू नी। तो कौन सा सेंटर के पास है, वो हो जाता है प्रॉक्सिमल। और डिस्टल क्या होता है कि कौन सेंटर से जो बॉडी पार्ट दूर होता है उसे हम डिस्टल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फिंगर आर डिस्टल टू रिस्ट, मतलब रिस्ट से दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टल। तो इस तरीके से अब इसे एग्जांपल से देखो कैसे समझते हैं हम, कि अगर मान लो पेशेंट पॉली आर्थराइटिस का केस था, उसको जो भी प्रॉब्लम थी उसको पॉली आर्थराइटिस है, मतलब मैनी, पॉली मीन्स मैनी, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, उसको जोड़ों में क्या है, स्वेलिंग है, जलन है, मतलब दर्द है उसके बहुत सारे जॉइंट्स में। ठीक है, तो जो हमने रेमेडी दी है वो क्योर कर रही है, कैसे पता चलेगा, तो पहले क्या होना चाहिए, जो जॉइंट्स है अपर लिम्ब के जो जॉइंट्स हैं वो पहले क्योर होंगे, देन आफ्टर दैट क्या होंगे, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो पहले क्या होगा कि पहले हमारा शोल्डर जॉइंट ठीक होना स्टार्ट होगा, फिर होगा एल्बो जॉइंट, फिर रिस्ट होगा, फिर हम लोअर क्वाड्रेंट में जाते हैं, फिर हिप जॉइंट ठीक होगा, फिर क्या होगा, हमारा नी जॉइंट ठीक होगा। तो ये ऑर्डर होगा। और ये कैसे हो रहा है, अबव डाउनवर्ड। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो हमारा अपर क्वाड्रेंट ऑफ बॉडी होता है, जो अपर रीजन होता है हमारी बॉडी का, उसके अंदर हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को रन कर रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गया, पेनक्रियाज है और स्प्लीन है। ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन का है, अपर क्वाड्रेंट में ही है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी जॉइंट है या कोई भी प्रॉब्लम है वो अपर क्वाड्रेंट में पहले ठीक होती है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर पेशेंट को कंप्लेंट है हेडेक की, चेस्ट में पेन है और फिर नी में पेन है, तो पहले क्या होगा, जो भी हमने रेमेडी दी है और वो अगर हमने परफेक्ट सुटेबल रेमेडी है, तो पहले क्या करेगा, वो हेड को क्योर करेगा, जो भी हेडेक हो रहा है उसके सिम्टम को क्योर करेगा। फिर क्या होगा, जो चेस्ट में पेन है दूसरे नंबर पे, वो चीजें ठीक होनी स्टार्ट होंगी। फिर जो नी और फीट में जो पेन था वो ठीक होगा। तो ये क्या होगा, ऑर्डर होगा जिसमें ये रेमेडी क्योर करेगी। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और, कि अगर स्किन इरप्शन का केस लेकर आया पेशेंट कि उसको फेस पे भी है, चेस्ट पे भी है, लेग पे है, तो ऑर्डर क्या होगा क्योर का, कि पहले फेस क्योर होगा, फिर फेस के जो इरप्शन है वो क्योर होंगे, देन चेस्ट के होंगे और फिर देन लेग्स के होंगे। तो ये ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कि इस ऑर्डर में ये इरप्शन ठीक होंगे। तो कैसे हो रहे हैं आप ध्यान दो कि अब डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होता है, हमारी बॉडी में हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है। मेलानिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ये पिगमेंटेशन है वो कंट्रोल करता है ना। तो विटिलिगो में क्या होता है, इसके लेस प्रोडक्शन से और भी बहुत सारी रीजन की वजह से क्या होगा, मेलानिन प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो व्हाइट व्हाइट पैचेस होने लगते हैं बॉडी में। तो अगर जब इसकी प्रॉब्लम लेकर आया है पेशेंट और जब सही से उसको रेमेडी दी गई है तो उसके जो पैचेस होंगे वो वापस से पिगमेंटेड मतलब उसको वापस पिगमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी पे। तो पहले उसके फेस पर आएगा, फिर उसके चेस्ट रीजन में आएगा, फिर उसके हैंड्स वगैरह, ऐसे अप टू डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब वापस से पिगमेंट ऊपर से नीचे आना शुरू होंगे अगर मेडिसिन, अगर रेमेडी सही दी है तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो क्योर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। विद इन आउटवर्ड्स कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो क्योर है, जो रेमेडी दी गई है वो किस तरीके से वो सारे सिम्टम को क्योर करनी चाहिए, सेंटर टू पेरिफेरी, है ना। ये बॉडी पार्ट है, ये सेंटर है, ये यहाँ से पेरिफेरी की तरफ जाना चाहिए, सेंटर से पेरिफेरी, ये बॉडी है, समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो कैसे, कि अगर एक पेशेंट है उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको अस्थमा है, साथ ही साथ उसको स्किन की भी प्रॉब्लम है। तो पहले क्या होगा, जो लंग्स है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइटल ऑर्गन है। तो फर्स्ट काम क्या होगा उस रेमेडी का, कि उसको पहले लंग्स क्योर करना होगा, मतलब रेस्पिरेटरी जो ये अस्थमा वाली प्रॉब्लम है वो पहले वो क्योर होगी, देन जो स्किन इरप्शन है वो क्योर होगी सेकेंड नंबर पे, ठीक है। ये समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम विद इन आउटवर्ड्स का। तो इसमें क्या है, रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर जब होता है तो पहले जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हार्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। पर जब हम एक रेमेडी देंगे, एक सुटेबल जब हम रेमेडी निकालेंगे, हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, टोटलिटी के बाद जब रेमेडी निकाली तो जो क्योर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हार्ट से जॉइंट की तरफ। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है कि क्योर कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। तो हार्ट कहाँ होता है, सेंटर में, और जॉइंट्स क्या होंगे, बाहर की साइड होते हैं, पेरीफेरी में। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे हार्ट की जो इशू है वो ठीक होंगे, और फिर उसके बाद जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल से आप अच्छे से बता सकते हैं कि सेकंड पॉइंट को, कि जो क्योर होता है वो विद इन आउटवर्ड्स की तरफ होता है, ठीक है। तो ये थे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के 2 पॉइंट्स, कि क्योर कैसा होना चाहिए, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स होना चाहिए और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को समझते हैं, क्या कहते हैं कि जो क्योर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्रॉम द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। एक ये लाइन समझो, क्या कहता है कि जो क्योरेटिव प्रोसेस होता है वो अपोजिट होता है कि किसके होता है, डिजीज प्रोसेस के। मतलब कहने का क्या है कि जो डिजीज होती है प्रोसीड फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। मतलब कि कोई भी बीमारी होती है पहले वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे आती है, फिर वो क्या होती है, धीरे धीरे हम दवाई खाते हैं चाहे सप्रेस कर दे या कुछ भी करने के लिए, वो लेस इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ बढ़ती चली जाती है। और जो क्योरेटिव प्रोसेस होता है वो उल्टा होता है, कैसे, कि जब भी क्योर होगा वो पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन को ठीक करेगा, फिर हम जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको ठीक करेगा। तो ये कुछ देखो, आप समझो कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, ये सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, वाइटल पार्ट्स जो हमारे बॉडी के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इनके कंपेरिजन में कम है। मतलब कि क्या है वो, जॉइंट्स, मसल एंड स्किन, मतलब इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि अगर ब्रेन ही ठीक से काम नहीं करेगा तो इनके रहने का कोई फायदा नहीं है। हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो ये मसल्स में जो ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी के पास जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मतलब पहले क्या करना है, हमें क्या होना चाहिए, क्योर कैसा होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट को ठीक करे फिर लेस इंपॉर्टेंट को। अब एग्जाम्पल से समझो कि अगर पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है साथ ही साथ उसको जॉइंट पेन भी रहता है, अगर वो एक कंप्लेन लेकर आया और क्योरेटिव रेमेडी दी हमने, तो क्या होगा, पहले उसका हार्ट का प्रॉब्लम जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है ये ठीक होगा, देन उसका जॉइंट पेन ठीक होगा। दूसरा एग्जांपल कि अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है साथ ही साथ स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन एक्जिमा वगैरह है, तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अस्थमा, मतलब कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है और वाइटल ऑर्गन है लंग हमारा, तो पहले अस्थमा वाली प्रॉब्लम ठीक होगी, देन उसको स्किन वाली प्रॉब्लम ठीक होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अगर पेशेंट को कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी प्रकार का और साथ ही साथ स्किन या फिर किसी जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो ब्रेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन होना, ठीक से काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो जो डिसऑर्डर है ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, वो चीज़ ठीक होगी, देन वो स्किन की और जो ये लेस इंपॉर्टेंट था वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो ये लास्ट पॉइंट है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का, कि इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रही है,
कि ये वाला पॉइंट होता है, ये ज़्यादातर ट्रू किस केसेस में होता है, क्रॉनिक केसेस में। मतलब जो हमारी केस टेकिंग ली जाती है वो क्रॉनिक केसेस के लिए मतलब ली जाती है ना। अक्यूट में तो हम जल्दी जल्दी सिम्टम्स लेते हैं, केस टेकिंग वहाँ भी करते हैं, पर इसमें क्रॉनिक केस में क्या करते हैं, पूरा अच्छे से फिल करते हैं, केस टेकिंग करते हैं। मैंने केस टेकिंग की भी वीडियो बहुत अच्छे से कराई है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है कैसे लिया जाता है केस, तो उसे भी आप देख सकते हैं, वहाँ अच्छे से समझना, ठीक है। तो केस टेकिंग में ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि जब केस टेकिंग लेते हैं उस पेशेंट से हमें क्या होता है, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पूछते हैं ना, उसमें पास्ट हिस्ट्री में क्या पूछते हैं कि उसको पहले किसी तरह की एलर्जी, कोई बीमारी, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन कुछ रहा हो, तो उसमें हम लिखते हैं अपने केस टेकिंग में, है ना। तो उससे क्या होता है कि लिस्ट ऑफ डिजीज हमें पता चल जाती है कि उसको पहले पहले क्या क्या रहा होगा। तो फिजिशियन फिर क्या करता है, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करता है, मतलब कि जो बीमारी सबसे पहले रही होगी उसको पहले लिखेगा, फिर मतलब ऑर्डर में लिखता है कि कितने साल पहले कौन सी बीमारी हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या हुआ, है ना। तो ये एक ऑर्डर में लिखेगा। तो जो ये लाइन है कि इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, क्योर किस तरीके से होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो सिम्टम्स ऑफ डिजीज हैं जो कि पहले आए होंगे उस पेशेंट की लाइफ में, वो क्या होंगे, सबसे लास्ट में क्योर होंगे, और जो अभी लेकर आया होगा, जो रिसेंट में उसकी प्रॉब्लम होगी, वो पहले क्या होगी, डिसअपियर होगी। मतलब उल्टा होगा ना, जो पहले हुआ है अभी इस टाइम पे वो पहले क्योर होगा, जो सबसे पहले सिम्टम आए थे वो बाद में क्योर होगा। इसे एक एग्जांपल से समझो कि अगर एक सपोज हाइपोथेटिकल केस है ये, कि केस टेकिंग लिया और हमें पता चला कि उनको, जो भी पेशेंट थे, 20 साल पहले उनको स्किन इरप्शन था, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी उनकी, और जो 5 साल पहले, 5 साल से अभी हो भी सकती है या फिर पहले से सप्रेस हो गई हो, उन्होंने पर बताया हो अपने हिस्ट्री में, 5 साल से उनको क्या कॉन्स्टिपेशन और ब्लीडिंग, हेमोरॉइड्स, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दिक्कत उन्हें 5 साल से हुई है, और ये 2 साल से क्या हो रहा है, उन्हें ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, उन्हें ठीक से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो देखो, अगर तो हमने सही क्योरेटिव रेमेडी निकाली है तो क्या होगा, अब ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, ठीक होना, क्योर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। हुआ तो इस तरीके से था, पर क्योर इधर से जाएगा, मतलब उसको पहले ही क्या होगा, ये जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम वो ठीक होगी जो 2 साल पहले हुई है, ये 5 साल जो पहले कॉन्स्टिपेशन वो ठीक होना स्टार्ट होगा, और ये स्किन इरप्शन की प्रॉब्लम ठीक होगी। ओके, तो इस तरीके से ये ऑर्डर होता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना कि एक्सपीरियंस ने जो बड़े बड़े ये जो सारे स्टॉलवर्ड्स होते हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस से अपने कही है, एक लाइन, कि अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं, एक सही क्योरेटिव रेमेडी देते हैं, तो कुछ ऐसे ओल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि सप्रेस हो गए हैं उस पेशेंट में, वो पास्ट में सप्रेस हो गए थे, वो वापस से क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज अगर किसी पेशेंट को कोई स्किन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, अर्टिकेरिया हुआ हो या फिर कोई इरप्शन हुआ हो, और उसने क्या किया, बार बार कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके या फिर होम्योपैथी मेडिसिन, किसी भी तरीके से क्या हुआ हो, वो बीमारी जो स्किन प्रॉब्लम थी वो क्या कर दी, उसने सप्रेस कर दी, मतलब ऑइंटमेंट लगा के, कोई ऑयल लगा के, या कुछ भी किसी तरीके से मेडिसिन लेके उस प्रॉब्लम में जल्दी से राहत पाने के लिए उसने क्या करा, डॉक्टर ने दिया, और भाई पेशेंट को तो नहीं पता कि क्या होगा उससे, तो उसने लिया और वो चीज़ क्या हो गई उसकी, सप्रेस हो गई है, सप्रेस हो गई है। और एक्सपीरियंस ही कहता है, स्टॉलवर्ड्स ने बताया कि जब स्किन की कोई भी इशू होता है वो सप्रेस हो जाता है, तो बाद में वो क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन लंग्स पे उसका असर दिखता है, वो सप्रेशन हमारे वाइटल ऑर्गन लंग पे क्या करता है, असर दिखाता है, क्या हो जाता है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर वो प्रॉब्लम आया है पेशेंट, ठीक है, तो वो तो बताएगा ना कि मुझे इस टाइम अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो केस टेकिंग में हम पूछते हैं क्या पहले आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम रही है, तो अगर ही सेज की यस, तो अगर फिर ये सारा हम जब केस टेकिंग लेने के बाद उसको एक रेमेडी दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जब रेमेडी हमने दी तो क्या होगा, जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो ठीक करना है, क्योंकि सेंटर जो हमारा है लंग है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो तो ठीक होगा। अगर पर साथ में क्योर के टाइम पे ही उसकी जो पुराने सिम्टम्स है, जो अर्टिकेरिया था, स्किन प्रॉब्लम, वापस से वो रीअपियर हो गया, तो इट्स अ गुड साइन। गुड साइन क्यों, कि अच्छी बात है कि वो रीअपियर हो गया, और अब क्या हो रहा है, उसका जो क्योर हो रहा है वो एनहिलेट, उसके सारे सिम्टम अब जड़ से खत्म हो गए, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम पहले जो अभी है वो ठीक हो जाएगी, और जो रीअपियरेंस हुआ है, अब वो जो सप्रेशन हुआ था वो उभर गया, अब वो भी क्या होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन में यही मतलब था। सो दैट्स इट, ये था हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये 4 पॉइंट होता है, आप एग्जाम्पल से अच्छे से इसको लिख भी सकते हैं, और वाइवा में आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अच्छे से समझना इसको, 1-2 बार समझोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।